अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि -1 फार्मूले पर काम शुरू हो चुका है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि पंजाब हुकूमत तब्दील करने की इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है, उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन वाले केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपना जवाब जमा करा दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उस जवाब के बारे में कहा है कि वो जवाब बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श है। इसके साथ साथ इमरान खान को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उनको 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का ये कहना है कि जनरल इलेक्शन से पहले इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से बिलाल कियानी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपने तमाम पैनलिस्ट से बात भी करते हैं। डॉक्टर ज़रका साहिबा, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। इमरान खान साहब को ये लगता है कि -1 फार्मूले पर काम शुरू हो गया है। आपके जितने केसेस हैं इमरान खान साहब के, वो तो अदालतों में हैं। बजाय इसके कि आप अदालतों में जाके उसका मजबूत दिफा करें, इस तरह की स्टेटमेंट दे देना कि -1 फार्मूले पर काम हो रहा है, क्या अदालतें आज़ाद नहीं हैं? क्या इसके बगैर -1 हो सकता है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। -1 का जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट नहीं है और जो पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं ये उनकी वही रीलें बार बार चलती हैं। सिर्फ ये है कि पहले वो उनके अपने जैसे लोगों पे थी, इस दफ़ा एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है जो उनकी रील पे पूरा नहीं उतर सकता। और आप देखिए अदालत में जितने भी केसेस हैं उनकी कोई अगर बेसिस हो, अगर इस मुल्क में इंसाफ और अदलिया को गैर जानिबदारी से काम करने दिया जाए तो किसी केस की कोई बेसिस नहीं है। जहां तक रहा फॉरेन फंडिंग का केस, तो फॉरेन फंडिंग तो 5-5 अरब की बाहर से हर हफ्ते हो रही है टेलीथॉन के थ्रू फॉर सैलाब जबरान के लिए। सर मुझे गुजारिश आपकी, या गैर जानिबदार नहीं है? अगर आप बात करने दें तो मैं अगर आप मुझे बात आपने ये कहा ना कि अगर अदलिया को गैर जानिबदार तरीके से काम करने दिया जाए, तो आज हम लम्हा मौजूद में जो आपसे बात कर रहे हैं, आप समझती हैं कि अदलिया आज़ाद है, गैर जानिबदार है? इमरान, अगर आप भी पाकिस्तानी हैं और मैं भी पाकिस्तानी हैं और हम यहीं पैदा हुए हैं तो हमें क्या हिस्ट्री पता है अदलिया की? हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो हैंगिंग हुई थी उसके बारे में क्या पता है? हमें जिस तरह से यहाँ पे लोगों पे केसेस बताए जाते हैं, जिस तरह से शहबाज गिल को जेल में डाला गया और फिर उनका तशद्दुद की सारी एविडेंस आने के बावजूद उनका जिस्मानी रिमांड दोबारा से दिया गया। और जब इमरान खान साहब ने यह कहा कि हम लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ज्यादती की, उनके ऊपर टेररिज्म का केस बनाया गया। आप मुझे बताएं, ये इंसाफ है? कोई पाकिस्तानी या दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान एक मजाक बना हुआ है कि इस मुल्क में किस तरह से एक लीडर जो इस मुल्क के लिए काम कर रहा है उसके ऊपर झूठे केसेस हैं। आप मुझे बताएं कि क्या फॉरेन फंडिंग हो, अगर आपका तोशा खाना का केस हो, तोशा खाना के केस में अगर कुछ हो तो ये निकाले क्यों ना? इसलिए क्योंकि उसमें सबसे पहले तो दोनों आपके आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी सब लोग बीच में और उसके अलावा ये तो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उसके अलावा आपके वो सारे नंबर 1 खा वो आर्मी के हों खा वो दूसरे इदारों के हों जो बाहर जाते हैं, जो बाहर से लोगों से तोहफे रिसीव करते हैं, वो सब तोशा खाना में जाने चाहिए। और इन लोगों ने तो आज तक कभी डिक्लेयर ही नहीं किया और जो गाड़ियां इन्होंने ली और जो जबरदस्ती ली बगैर कागजों में लिखे हुए, उसका हिसाब कौन देगा? तो आप एक दयानतदार लीडर के ऊपर जिस किस्म की झूठी तोहमतें लगा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपने लिए ही लगा रहे हैं। दुनिया को सबको पता है, पाकिस्तानियों को पता है जिस तरह से इस वक्त मीडिया का ब्लैकआउट हो रहा है। आप मुझे बताइए, हमारे वक्त में अप्रैल तक जब तक पीटीआई की हुकूमत थी 11%
आपकी इन्फ्लेशन थी। उस वक्त तो टीवी पे सुबह शाम महंगाई पे प्रोग्राम होते थे, लुट गए, मर गए, खाए गए। अब इस वक्त एसपीआई आपका जो 48% है, इन्फ्लेशन आपकी 23% है। आपने बिजली का नर्ख 18 रुपए से 55 रुपए ले गए। मुझे जो 70 रुपए फी यूनिट बिजली है, आप तेल को ले गए 150 से लेकर 250 रुपए तक। और गरीब आदमी क्या, आम आदमी, अमीर आदमी का भी आपने, मुतवस्सित तबके का भी रहना आपने दो भर कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि आप तो बड़े कामयाब हैं। आपको पता है वो तो डॉक्टर साहिबा आपकी बातें सारी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर सिर्फ केसेस की बात कर ली जाए, तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर सिर्फ केसेस की बात कर ली जाए, देखें जी, कोई आम केसेस नहीं है। तौहीन अदालत का केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, ये दोनों आईनी इदारे हैं। अगर इन आईनी इदारों की तौहीन की गई है तो क्या वो ठीक किया गया? फिर देखिए, अच्छा मैं भी आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। आप इस वक्त मुश्किल ना कीजिएगा सवाल, बस जो भाई और बहनें, नहीं मुश्किल नहीं करूंगी, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि क्या ये 3 केस, तौहीन अदालत और तौहीन पता नहीं क्या आप कह रहे हैं, ये जो आप केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, प्राइम टाइम पे हर जगह यही चल रहा है। आप मुझे बताएं, इस वक्त असली मसला क्या है पाकिस्तान का? इस वक्त पाकिस्तान इज इन डिफॉल्ट वर्स देन श्रीलंका। क्यों नहीं इसके ऊपर आप केस कर रहे? क्यों नहीं आप इकोनॉमी पे बात करते? क्यों नहीं आप ये बात करते कि इस वक्त मुल्क में जो हालात है, इस तरह के हालात कभी पहले नहीं हुए? तो ये जो आपने माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी छोटी बातों को आपने बगैर वजह के सिर्फ इमरान खान को टारगेट करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए आपका यही सवाल हम बिलाल कियानी साहब के सामने रखते हैं। है ही नहीं। ठीक हो गया बिलाल साहब, क्या यही इश्यूज हैं कि सियासत पे बात कर ली जाए और पूरा दिन इसी पे बात होती रहे? सैलाब आया हुआ है, इकॉनमी इतनी डिस्टर्ब रही है, इस वक्त इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हो गया है और डेडलॉक हुकूमत में अपोजिशन में अभी तक बरकरार है। क्या मुल्क के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए सब लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही कहा जी कि और मैं कहने ही लगा था, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपने कह दिया कि ये जो मौजू जिसके ऊपर आपने आगाज़ किया बात का, इसके ऊपर हम जितना कम तवज्जो दें मेरे ख्याल से अभी बेहतर है। चूँकि बुनियादी अभी हम सब का फोकस जो है सैलाब के ऊपर, सैलाब मुतासरीन के ऊपर, जो उसके हवाले से हुकूमत इकदाम ले रही है, जो हमारे दीगर पाकिस्तानी बहन भाई अपने तौर पे उसके अपने बहन भाइयों की मदद के लिए इकदाम ले रहे हैं। अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि सैलाब मुतासरीन जो इमदाद है ना, उस पर भी सियासत हो रही है। सर मेरी गुजारिश, अब आपने एक सवाल किया है तो मुझे ज़रा, आप चूँकि आपने अब जवाब देनी चाहिए। देखिए उस पे सियासत क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, मैं इस पर आपको अलहदा बताता हूँ। मगर बदकिस्मती से ये आपने जो बात की ना, ऑपोजिशन तो खैर अभी मुझे नहीं पता आप ऑपोजिशन किसको कह रहे हैं। अभी तो इमरान खान कोई ऑपोजिशन नहीं है, उनने पार्लियामेंट से फारिग होने का इरादा किया। और इनका वतीरा ये है कि किसी के साथ ना जब वजीर आजम थे तो अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। इनमें तो कोई जमहूरी किसी किस्म की रवायत और आदत है ही नहीं, ये तो फस्टायत इनका एक तरीका और वतीरा है। इनके तो बस में हो तो उनके अलावा कोई शय रहे ही ना। जो क्रिटिसाइज करे, जो डिसएग्री करे, उसको ये फारिग कर दें, उड़ा दें, मार दें। ये तो इनका तो तकरीबन मतलब कि इस तरह का एक रवैया, इंतशार फैलाना, आग लगाना, धमकी देना, यही इनका एक रवैया रहा है। जी चाहे ख्वाह वो जजेस हों, ख्वाह वो इलेक्शन कमीशन हो, ख्वाह वो इनके मुखालिफ सियासतदान हों, तो इनके साथ तो बदकिस्मती से इस किस्म की बातें इकोनॉमी के नहीं जरका साहिबा को मैं गुजारिश करूंगा कि आप, मेरा ख्याल था, अपनी एवरेज पीटीआई वर्कर से बेहतर हैं। ये आपकी जमात का एक तरीका कार है, कता कलामी तो एक रवायत है हर टॉक शो के अंदर। ये अब एक सरप्राइज भी नहीं होता। मगर आपने भी वो शो के आगाज़ में ही रवायत कायम रखी है, तो मैं आपको इसमें मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और आप मुझे हरगिज़ ना बताइए कि मैं किस चीज़ पर बात करूँ और ना करूँ, वो मेरी अपनी मर्जी है। मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और एंकर ने मुझे सवाल किया। मुझे पता है कि आपको आदत है कि हर बंदे के मुंह से निकलवाएं। आपकी जमात का तरीका कार है कि हर बंदा आपके कहने पे जो बात ना करे तो आप बात ना करें। जी, तो उस पर देखिए, यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है। और आप अंदाज़ा करें, हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब या ये जो जमात है पीटीआई की नाम की एक सियासी जमात है, अपने आप को कहती है कि हम सियासी जमात हैं, कि हम इनका इंतज़ार करें कि इनके जहन में कोई सैनिटी आए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हुकूमत ने, कोalition पार्टनर्स ने, सब ने मिल के, रियासती इदारों के साथ मिल के
हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलके, सूबाई हुकूमतें या जो सूबाई हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ मिलके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के साथ, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज के साथ, NGOs के साथ, और हमने जो हमारे फॉरेन पार्टनर्स, मल्टीलैटरल पार्टनर्स है उसके साथ मिलके ये अभी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम करना है। खान साहब बेशक अपने जलसे करें, ऐलानात करें, जजों को गालियां दें या जजों को जो मर्जी करना चाहते हैं करते रहें। अब हम इनका इंतजार नहीं कर सकते कि इनका जहन ठिकाने, और हम, मेरा तो ये जाती राय है कि इसके ऊपर हम अपना पब्लिक डिस्कोर्स को भी अब ज़ाया न करें। अब देखिए, तो इसलिए आपने जो बात की जहां तक सियासत करने की, तो आज ये नहायत मतलब कि शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए इनकी जमात। खैर शर्म तो है नहीं इनकी जमात में, मगर फिर भी बाकायदा एक कैंपेन के तहत इन्होंने ये बात चलाई कि जी यूके से जो एड आ रही है वहाँ से कोई जो वो आ रही है वो मार्केट में बेची जा रही है, वो जाली पुरानी 2014 की इंडिया की पिक्चर्स इस्तेमाल करके इन्होंने बाकायदा कैंपेन के तहत PTI के अकाउंट से चलाई है। यही काम इन्होंने IMF प्रोग्राम के साथ किया। जब IMF का प्रोग्राम फाइनली बहाल हो रहा था तो वजीर इमरान खान साहब ने शौकत तरीन को हुक्म दे के शौकत तरीन से कहा कि उनकी दोनों सूबाई हुकूमत के वजीर खजाना को कि ये खत लिखें। तो इनके तो बस में हो तो ये अपनी जाती अना के लिए, अपनी जमात की छोटी सियासत के लिए, ये रियासत को भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं, ये इन रिलीफ एफर्ट्स को भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। जो हुकूमत बड़ी मुश्किल से कोशिश करिए कि इस हमारे जो इशू है इस कॉज को ग्लोबली हाईलाइट करें, इस पूरी प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे। ये चाहते हैं कि ये काम भी ना हो, इनकी छोटी सी सियासत के पीछे ये सारी रिलीफ एफर्ट्स जो सैलाब ज़दगान के लिए की कोशिश जारी है ये मुतासर हो और ये ना हो सके। ठीक हो गया। अच्छा इरशाद साहब, आपसे मैं, चूंकि आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, तो जब भी हमने देखा है तारीख में जिस भी बड़े पॉलिटिशियन ने, जिस भी रहनुमा ने ये कहा है कि -1 की कोशिशें हो रही हैं, -1 हम नहीं होने देंगे, तो कुछ अरसे बाद हमने देख भी लिया कि -1 फिर हो भी गया। आपको क्या लगता है कि ऐसा खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि -1 हो सकता है या उस पर काम हो रहा है? और साथ में ये भी बताइएगा कि पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या इतला है आपके पास? कुछ पकड़ा है पंजाब में, दोबारा से तब्दीली की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? अच्छा जी, मैं इससे ये -1 वाली बात जो आपने की है इससे ज़रा इसी पे बात करते हुए एक और एंगल लूँगा। ये फरमाएं कि इस जो -1 की जब भी कोशिश हुई उसका फ़ायदा क्या हुआ इस मुल्क को, इस कौम को, इस माशरे को। मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, वो मुल्क से बाहर जाके बैठ गए, पहले यहाँ जेल में रहे, पार्टी पर उनकी गिरफ्त मजबूत रही, पार्टी में कोई पत्ता ही नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बगैर। 3.5 साल के बाद हमें इस रियासत को, इस मुल्क को, फैसला साजों को ज़रूरत पड़ी कि उन्हीं की मिन्नत समायत करके उन्हीं की जो ज़ेर साए हुकूमत कायम कर दी जाए। और हुकूमत भी ऐसी कायम हुई माशाअल्लाह कि 5 महीने हो गए हैं, 5 माह में कोई कल उसकी सीधी नहीं है। मईशत तबाह हो गई है, हमारी सियासत जो है वो अब मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मुस्तकबिल में होगा क्या, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। यानी 9 नशिस्तों के जो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, बल्कि 13 के कौमी और मिला के सूबाई 13 नशिस्तों के, वो साफ इजहार था, इतराफ़ शिकस्त था। 15 जमाती जो इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद है, उसने एतराफ़ कर लिया कि हम तो इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। अब कल को अगर खान साहब माइनस हो जाते हैं तो आपका ख्याल है या किसी का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो काफ लीग बन जाएगी या रिपब्लिकन पार्टी बन जाएगी या कन्वेंशन लीग बन जाएगी? नहीं, भुट्टो साहब को हमने रुखसत कर दिया, फांसी चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद 40 साल तक भुट्टो साहब की पार्टी बार बार इक़्तिदार में आती रही, बल्कि इक़्तिदार में लाया जाता रहा। उस वक्त वो पार्टी सिंध तक महदूद हुई जब जरदारी साहब को 5 साल पूरे दिए गए और उन्होंने अपनी नालायकी से या उनके साथियों ने अपनी नालायकी से, नाकिस कारकर्दगी से पार्टी को महदूद कर दिया। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक जमहूरी अमल है जिसके जरिए आप किसी को गैर मकबूल भी कर सकते हैं, किसी इक़्तिदार से महरूम भी कर सकते हैं। लेकिन हम दुनिया के एक ऐसी कौम है या ऐसा मुल्क है। आपने ज़िमनी इलेक्शन की भी बात की, आपने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन अब नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा था कि जी इलेक्शंस करवाए जाएं। अब तो ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो रहे, वो भी डिले हो गए हैं और जनरल इलेक्शंस का तो पता ही नहीं है। तो इलेक्शंस के बगैर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे गवर्नमेंट में आएगी, कैसे ताकत हासिल करेगी और कैसे पता चलेगा कौन सी जमात पॉपुलर है? नहीं, ये आपको 17 जुलाई के जो इलेक्शन है इससे पता नहीं चला कि कौन सी जमात पॉपुलर है।
ये जो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, इससे पता नहीं चला कि क्यों मुलतवी किए गए हैं? सबको पता है। और मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि जी इलेक्शन हो तो कौन सी जमात आएगी। मुझे ये है कि जो एक दुनिया भर में मुसलमान तरीक़ेकार है, उसूल मौजूद है, उसके मुताबिक मुल्क को क्यों नहीं चलाया जा रहा, मुल्क को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा, ये नए तजर्बे क्यों किए जाते हैं? क्या मुल्क ये कोई शतरंज की बाजी है लगाई हुई? शतरंज की बिसात पे हम बैठे हुए हैं, हमारे सियासी जमातें भी और दूसरे लोग भी, के बैठ के एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए, शामात देने के लिए बैठे हुए हैं। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। इरशाद साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। आपने कहा कि मुल्क का कोई भी नहीं सोचता, लेकिन यहाँ पर तो सियासी जमातें, उनके कायदीन एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, एक टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते। तो ऐसे डेड लॉक के बाद आप समझते हैं कुछ हो सकता है इस मुल्क में? ना करें। देखें, सिस्टम जब मौजूद होता है तो उसमें जरूरी नहीं होता कि सियासतदान हाथ मिलाएं तो फिर सिस्टम चलता है। सिस्टम को चलना चाहिए, सिस्टम के तहत यहाँ मामलात आगे बढ़ने चाहिए, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सिस्टम बनना चाहिए और उस सिस्टम के तहत मामलात आगे चलने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो सियासतदान आपस में हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते, वो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। क्या सिस्टम तो मौजूद है ना। जब 18 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ और इमरान खान हाथ मिलाए हुए थे आपस में, या मिलाना चाहते थे। हो गया इलेक्शन। 1970 में जब इलेक्शन हुए थे तो आपका ख्याल है कि सियासी जमातें जो थी वो सारी की सारी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और एक दूसरे से जफ्फियां डाल रही थी? भाई इलेक्शन तो होते ऐसी फिजा में है, लेकिन जो तरीकेकार दुनिया में जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम कोई निराली कौम नहीं है, हम किसी जजीरे पर नहीं बसते। 3.5 करोड़ इंसान इस वक्त जो है मुसीबत का शिकार हैं इस मुल्क के। 7 लाख मवेशी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और उनके साथ जुड़े लाखों खानदान जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं जी। खेत हमारे बर्बाद हो चुके हैं। एक जो बलूचिस्तान में हमारे बागात तबाह हुए हैं, एक बाग को मुकम्मल फल देने में कहीं 10 साल कहीं 20 साल लगते हैं। जिस आदमी के 4 सेब के दरख्त जो हैं वो खत्म हो गए हैं, वो अगले 20 साल के लिए बेरोजगार हो गया है, लेकिन किसी को इसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। बस ये बैठे हुए हैं कि बाहर से इमदाद आएगी, लोगों को रिहेबिलिटेशन हो जाएगी और उसके बाद उसमें से जितना हिस्सा किसी का होगा वो वसूल करेगा। ब्यूरोक्रेसी भी इसी पे बैठी हुई है। बिल्कुल, आपका ये नुकता बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जितनी तबाही इस सैलाब से हुई है वो तो इस वक्त इमेजिन नहीं की जा सकती। और हम देख रहे हैं कि इस सैलाब के बाद जो दीगर सियासी जमातें हैं वो सियासत खेल रही हैं। अभी 1-2 रोज़ पहले इमरान खान ने कहा है कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, अगर ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो फिर हम ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। तो ये जो ज़बरदस्ती इलेक्शन होते हैं ये भी हम पूछेंगे डॉक्टर ज़रका से कि ज़बरदस्ती के इलेक्शंस कैसे होते हैं और क्या वो करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते। बात करेंगे इस पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुजरांवाला के जलसे में ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐलान हमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ यही कहा गया कारकुनान से कि वो तैयार रहें अगली कॉल के लिए। तो सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा, आपसे सवाल ये है कि जितना प्रेशर इमरान खान साहब डालना चाहते थे या डाल रहे हैं उसका रिजल्ट तो हमें नज़र नहीं आ रहा। बड़े जलसे भी कर लिए, एहतजाज भी कर लिया, अपने पे केसेस भी बनवा लिए, धमकियां भी दे दी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। तो ये ज़बरदस्ती के इलेक्शंस किस तरह से होते हैं और फिर इसको मानेगा कौन? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जो आपके गेस्ट हैं बिलाल कियानी साहब, उनका जवाब देना चाहूँगी। मेरा ख्याल था कि ये कोई पढ़े लिखे इंसान है और मैं इनकी बहुत तारीफ़ करना चाहती हूँ कि जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की, मैं तो उसका जवाब भी नहीं दे सकती, क्योंकि इन्होंने अफनानुल्लाह, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी के बिल्कुल नक्शे कदम पे चले। तो मैं मुबारक देती हूँ इनको, इनकी तरबियत और इनकी एजुकेशन पे, वेरी इंप्रेसिव। तो उनका जवाब मैं देना अपने आप को ज़ेब नहीं देता मुझे कि मैं उसका जवाब दूं। बहरहाल मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। देखिए, हमें सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए। इस किस्म की गुफ्तगू ना तो मुझे तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देती और उनको भी सोचना चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। आप कोई सब्सटेंस की बात करें, कोई ऐसी बात करें कि कोई नंबर्स की बात करें। आप एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी, तो माशाल्लाह इतने नंबर्स हैं इस वक्त, इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है।
इस वक्त एलसी सारे स्टेट बैंक ने इस वक्त सब एलसी रोके हुए हैं। पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ डिफॉल्ट, उस पे बात कीजिए। आप बताइए कि मैं गलत कह रही हूं, आपके पास ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि नहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं है। आप बताइए कि पाकिस्तान के लिए क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं। आप इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, शहबाज शरीफ साहब ने क्या बातें की एंटोनियो गुटरेस के साथ, जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, जब वो आए और उनका वो बाजू पकड़ पकड़ के उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और वो पीछे पीछे जा रहे थे। तो आप कोई नंबर्स की बात करें, कोई सब्सटैंशियल बात करें जिससे हम इंप्रेस हो कि हाँ जी शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा उनका प्रोग्राम सॉलिड है, मिफ्ता इस्माइल साहब के जो काम है वो सबके सामने है। तो इस वक्त पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं और मैं फिर आपसे वही बात करूंगी कि आपको अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान का मीडिया खास तौर पे अब हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है उसको लेके चलें। आप लोगों के मसाइल को डिस्कस करें। जहां रही इमरान खान साहब की बात, तो इमरान खान साहब तो पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को ड्राइव करते हैं। जो बात खान साहब कहते हैं वो थरथली मच जाती है पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल हलकों में। उन्होंने बात की नवंबर की, उसके हवाले से सब पार्टियां उसी के ऊपर बात, जो बात इमरान खान तो साहब करते हैं, वो बात ना करें ना, जिससे थरथली सारा नैरेटिव ड्राइव उनको भी नुकसान हो जाता है। देखिए, ये तो इमरान साहब आप अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं ना। इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं जिनको सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। खा वो इंडिया हो, खा वो श्रीलंका हो, मुसलमान लोग तो मानते ही मानते हैं कि वो इस्लामिक उम्मा का वो लीडर है जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, इस्लाम का नाम ऊंचा किया। यूनाइटेड नेशंस में जाके जो रेजोल्यूशन आया इस्लामोफोबिया के खिलाफ, और एक लंबी लिस्ट है जहां जहां जिन जिन कामों से इंटरनेशनली मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को और इंसानियत की बात करने वाला लीडर है। तो पाकिस्तानी ही सिर्फ ऐसे हैं जिनको ये नजर नहीं आता, तो चले हम फिर भी उनके लिए दुआगो हैं। देखिए, लेकिन डॉक्टर साहिबा आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की, लेकिन इमरान खान साहब से यही तो उम्मीद ज्यादा है लोगों की कि वो फिर जजेस को धमकियां ना दें, तौहीन अदालत ना करें, दहशतगर्दी के पर्चे उन पे ना हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी ना करें और ऐसी गुफ्तगू ना करें जिसके बाद उनके लिए भी मुश्किलात हो और पार्टी के लिए भी। अच्छा, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं और जितने इदारों के अफसर हैं, उनकी तनख्वाहें कहां से आती हैं? उनकी तनख्वाहें आती हैं पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से। 2/3 हमारे जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट हैं, यानी कि जो साइकिल वाला, जो रेडी वाला, वो अपने फोन के ऊपर टैक्स देता है, बिजली पे टैक्स देता है, गैस पे टैक्स देता है, दूध पे टैक्स देता है। हर गरीब आदमी के खून से चलते हैं ये इदारे और उनके जो अफसर हैं। तो पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि वो सवाल करे अपने इदारों से कि क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपका मैंडेट है। आप लोगों को चुप नहीं करा सकते क्योंकि लोगों के मुंह में जबान है। 75 साल जिस तरह पाकिस्तान के अवाम के हकूक लूटे गए, पाकिस्तान की अवाम के फैसले बंद कमरों में किए गए, अंदर कुछ होता था, बाहर कुछ बताया जाता था, डीलें होती हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, एनआरओ दिए जाते हैं। आपने देखा जिस तरह, अब बात कंप्लीट करने देना, अब शायद पसंद नहीं आ रही, जिस तरह से आपने पाकिस्तान को 2 लाख किया, कभी उसकी कहानी खुली, कभी उसके बारे में बात हुई कि कौन था उसका, कौन जिम्मेवार था? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तानी पूछते हैं। और इस वक्त 66% आपकी पॉपुलेशन का 30 साल से कम है, वो लोग आपके उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। और आप देखते हैं कि खवातीन बाहर निकली हैं, तो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब है तो जवाब दें, बजाय इस किस्म के सवाल करने के आपने सवाल पूछे, हम जवाब ले लेते हैं। जी बिलाल कियानी साहब, क्या जवाब है इन सारी बातों का आपके पास? सर, ये इनका काम नहीं है मुझसे सवाल करना। अब इन्होंने बात ऐसी की है, मैंने बड़े तहम्मुल से इनकी बात सुनी है। और मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर ज़रका साहिबा काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है, खातून भी हैं, सेनेटर भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, मगर उन्होंने बात की मेरी तरबियत की। तो मैं इनको गुजारिश करूँगा कि इस तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि जब हम एक दूसरे की तरबियतों पर आ जाए ना जी, तो फिर बात आगे चली जाती है। इस बात को मैं यहीं पर रोकूँगा। दूसरी बात जो इन्होंने की कि मैं किस बात पर बात कर रहा हूँ और मैं इकॉनमी और ये वो, आप एंकर हैं, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं अपनी बात के आगाज़ में था आपके सवाल के मुताबिक, और उन्होंने कता कलामी की और हुक्म देने की कोशिश की कि मैं किस चीज़ पे बात करूं। तो अगर आप तरबियतों पे जाएंगी
और आप इस चीज़ पर जाएंगे कि क्या एटिकेट्स होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपकी बारी आ गई, दूसरे की बारी आई, एंकर ने जो सवाल किया उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ, मुझे हक है। अब आप ना बताइए कि एंकर को या मुझे कि मैं अब इकॉनमी पे बात करूँ या किस चीज़ पे बात करूँ। इतना सब्र तहम्मुल नहीं है तो सियासत छोड़ दें। तीसरी बात यह है कि आपने बात की कि इमरान खान साहब बड़े ग्लोबल लीडर हैं। आप मुझे ये बताइए, इमरान खान की सियासत में से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नफरत निकाल दें तो है क्या? आज भी वो शख्स किसी भी पोडियम पे खड़े होकर जो अपनी कारकर्दगी की बात नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे ये शख्स कभी वज़ीर आज़म था ही नहीं। आज भी ना वो सैलाब ज़दगान की बात करता है, ना वो शख्स अपनी कारकर्दगी की बात करता है, बाकी मैं एक चलती रहती है। अब आप आ जाइए जो जिस मौजू के ऊपर मेरे नज़दीक हर दिन एक टॉक शो हमारा फोकस रहना चाहिए। देखिए, आज भी हम रोज़ाना मीटिंग्स में होते हैं, वज़ीर आज़म साहब आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर या हर दूसरे दिन वो मुल्क के किसी हिस्से में पहुंचे होते हैं फ्लड की रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स का जायज़ा लेने के लिए, और उसका बुनियादी मकसद उनका ये होता है कि देखें कि ऑन द ग्राउंड जो यहाँ पे इस्लामाबाद में उनको मीटिंग रूम्स पे बताया जाता है, क्या वो अमलन तौर पे वहाँ पे हो रहा है, क्या हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का क्या वो अपना काम कर रही है, क्या सूबों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, आर्म्ड फोर्सेस के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, क्या वो सारा काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हो रहा है, और इस चीज़ को बिल्कुल साइड पर रख के कि किस किस की हुकूमत कहाँ पे है और इलेक्टोरल रियलिटीज़ क्या हैं, और ये इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे शहबाज साहब, ये हम सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ अभी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन चल रही है, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से मदद आ रही है। मगर मैं इस चीज़ का आपके जो यहाँ पे एनालिस्ट हैं उन्होंने एक जिक्र किया, और बिल्कुल हमें चीज़ें याद रखनी होंगी कि 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी इससे मुतासर हुए हैं, कुछ 1,1500 अमवात हो गई हैं, 400 बच्चे उसमें शामिल हैं। लास्ट नंबर जो मुझे याद है 3500 से ज़्यादा अफराद इसमें इंजर हुए हैं, 10 लाख से ज़्यादा घर इससे मुतासर हुए हैं, 7 लाख से ज़्यादा मवेशी। मतलब कि नंबर्स जो हैं ये स्टैगरिंग है। आपका 100 किलोमीटर का तकरीबन एक लेक है जो बना हुआ है, 2 झीलें मिल गई आपस में। तो हमें इस चीज़ का इदराक भी रहना चाहिए, और हमारी जितनी भी एफर्ट्स हैं, और ये सफर की सिर्फ शुरुआत है। बिलाल साहब, इकोनॉमी पे चूंकि आपकी ग्रिप है, तो डॉक्टर जरका ने ये भी सवाल उठाया था कि जरा ये बताएं ना कि डिफॉल्ट मुल्क होने वाला है, तो आप ये बताइए, आप चूंकि इस चीज को समझते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टीज ने ये कहा कि डिफॉल्ट उस वक्त होने लगा था जब पीटीआई ये गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, तो अब आप पे भी यही इल्जाम लग रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। तो ये जरा हकीकत जरा वाज़ेह कर दें हमारे सामने। जी, हकीकत यह है कि नवंबर 2021 में शौकत तरीन साहब जो इनके वज़ीर ख़जाना थे, इनके लीडर इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर कुछ शराइत उनने तय की IMF के साथ, और मार्च में जब इनको हुकूमत जाते हुए नजर आए तो उनने वो शराइत तोड़ दी, और ये जानते हुए तोड़ी कि अगले 3-4 माह में इन शराइत को तोड़ने के बाद हमारे पास डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। आपके हर महीने इनका 1-1.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था, 3-4 अरब डॉलर की डेट रिपेमेंट्स आ रही थी, जो 10 अरब डॉलर बचे हुए थे वो अगले चंद माह में इसमें ख़त्म हो जाने से, ये जानते हुए उन्होंने अपने हाथ से वो IMF को मुआहदा फाड़ा और हमें दिवालियापन की तरफ धकेला, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी जो कुर्सी से चिमड़े हुए थे, वो कहते थे अगर मैं नहीं चिमड़ा रह सकता तो जो भी आगे आए उसके लिए मैं आग लगा के जाऊं, ये आग ये लगा के गए। और अगर कोई ये समझता है कि इतनी गरीबी इनकी सोच नहीं हो सकती, तो ये इसका फिर सबूत इस गरीबी सोच का तब आया जब अब वापस पिछले 3-4 माह में मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से, मेहनत से और आवाम की कुर्बानियों की वजह से जब हम वापस जब IMF का प्रोग्राम रिवाइव करने पहुंच गए, तो उससे 3-4 दिन कबल ये शौकत तरीन साहब की एक कॉल जिसमें वाज़ेह है कि वो दोनों वज़ीर ख़जाना को बाकायदा अहकाम जारी करें कि वो ये लेटर लिखें और IMF को भी लीक करें, ताकि ये IMF का प्रोग्राम किसी सूरत बहाल ना हो, और ये भी इमरान खान साहब के हुक्म पे हुआ। तो दिवालिया ये करना चाहते थे, ये चाहते थे यहाँ पे श्रीलंका जैसे हालात हों, ये चाहते थे कि यहाँ पे 10-10 दिन की कतारें लगें पेट्रोल के लिए, कि आप गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल भरने के लिए भी 10 दिन लाइन में गाड़ी लगाएं और 2-2 दिन खवातीन और बुजुर्ग कुकिंग गैस के लिए कतारों में खड़े हों। ये वो हालात चाहते थे जब ये जा रहे थे तब भी, और अभी भी यही चाहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी छोटी सियासत के आगे कुछ नजर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ, हमने अवर्ट कर लिया डिफॉल्ट, मगर अभी भी हालात मुश्किल हैं, और यस यकीनन हमारे अभी इकोनॉमिक चैलेंजेस में। ठीक हो गया जी बिलाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा हमारे जो भी का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव तो हो गया है, लेकिन आपने ये भी साथ बता दिया कि अभी भी हालात जो हैं वो मुश्किल हैं। अहमद आरिफ साहब से जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये सवाल उनके सामने रखेंगे कि मुश्किल फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसले कर दिए, महंगाई बढ़ गई, इस वक्त आवाम मुश्किल में है, लेकिन आखिर कब तक ये मुश्किल फ़ैसले हो जाएंगे और आवाम को सुख का सांस होगा। जाते जाते सिर्फ ये बता दूं कि डॉलर की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। इस गवर्नमेंट ने कहा था कि इस मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, मुल्क को संभाल लिया है, मईशत अपने ट्रैक पर आ चुकी है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मुश्किल फ़ैसले थमने का नाम नहीं ले रहे। तो इरशाद साहब, आपसे सवाल ये है कि ये अच्छा मुल्क संभाला है कि ना पेट्रोल नीचे हो रहा है, ना डॉलर की कीमत कम हो रही है, सिर्फ अवाम ही रो रही है इसमें? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात से इत्तेफाक ही नहीं करता कि मौजूदा हुकूमत ने कोई मुश्किल फ़ैसले किए हैं। आवाम के लिए तो मुश्किल फ़ैसले ज़रूर किए हैं। मुश्किल फ़ैसले इस तरह से नहीं हुआ करते। दुनिया भर में जहाँ भी रिसेशन होती है, जहाँ भी मसाइल, मुआशी मसाइल जन्म लेते हैं, वहाँ होता यह है कि मुश्किल फ़ैसले ऊपर से किए जाते हैं, उनका आगाज़ ऊपर से होता है, ऊपर के लोगों की मराद कम की जाती हैं, उनको कुर्बानी पर आमादा किया जाता है और नीचे वालों को कम से कम तकलीफ दी जाती है। हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें लगा लें, बिजली की कीमतें लगा लें, गैस की कीमतें लगा लें, बाकी सारे जो फैसले हुए हैं उनका बराह रास्त आम आदमी पर असर पड़ा है। हमारी जो रूलिंग इलीट है उसको क्या नुकसान हुआ है। मुश्किल फैसला ये होता, ये तो अब बिलाल कियानी से भी इनकार नहीं करेंगे कि हमारी जो इस वक्त कैबिनेट है और हमारे जो फैसला साज बैठे हुए हैं, इनके बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 20-30 लोग तो ऐसे होंगे जिनके मुल्क, बैरून मुल्क पैसे पड़े हुए हैं, बैरून मुल्क जिनकी इन्वेस्टमेंट है, कारोबार है बच्चों के। क्या उनमें से किसी ने ये अखलाकी जुर्रत दिखाई कि वो कहते जी आज के बाद हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाएंगे, हम पाकिस्तान से बाहर कारोबार कम से कम 2 साल 3 साल के लिए नहीं करेंगे, और हमारे पास जो बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, बचतें पड़ी हुई हैं, या इमरान खान के बकौल का माल पड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर लाएंगे। कम अज कम आप 2-2.5 अरब डॉलर तो इस तरह इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। एक भी ऐलान कोई बता दे या ये कह दे कि ये इनमें से किसी के बाहर जायदादें नहीं है, बाहर बैंक अकाउंट नहीं है, बाहर कारोबार नहीं है, वो तो उसी तरह जारी हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारी पार्लियामेंट है, ये जो हमारी टॉप ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी कैबिनेट है, हमारे वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आज़म, बाकी लोग हैं, इन लोगों ने ये फैसला किया कि हम खाते पीते लोग हैं, हम भूखे नहीं मर रहे, हम 1 साल के लिए अपनी मराद तर्क करने का ऐलान करते हैं। 1 साल तक हम तनख्वाहें कम कर रहे हैं और बाकी मराद से दस्तबरदार हो रहे हैं। 1 साल के बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह ये सब कुछ हासिल करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये जो सरकारी दफातर और सरकारी जो रिहाइश गाहें हैं, इनके अखराजात कम किए गए हैं? क्या वो कम अखराजात होते हैं? किसी ने कुछ नहीं किया। ये सारे फैसले जो हुए हैं वो अवाम के खून निचोड़ने के लिए हुए हैं। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच रहा है तो आम आदमी की वजह से बच रहा है। हमारी रूलिंग क्लास तो वही के वही खड़ी हुई है, उसी तरह के इनके प्रोटोकॉल हैं, उसी तरह के इनके मराहत हैं, उसी तरह इनके अल्लाह तआला हैं, उसी तरह उनके बैरून मुल्क कारोबार हैं, बैरून मुल्क इनके जो अकाउंट्स में पैसे बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं। तो मैं डॉक्टर जरका से पूछूंगा। डॉक्टर जरका, आप जो जी, आपने पहले सवाल पूछा था पंजाब हुकूमत की तब्दीली का। हमारे सियासतदानों की हुक्मरानी की तरजीहात ही सिर्फ ये हैं कि एक दूसरे को किस तरह नीचा दिखाया जाए, पंजाब में कैसे हुकूमत ख़त्म की जाए PTI की और अपनी हुकूमत लाई जाए, किस तरह अरकान असम्बली की वफादारियाँ तब्दील कराई जाएं। ये हैं असल तरजीहात और इसी की वजह से ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अल्लाह इसको बचा ले। देखें, ये हालात जो आपको जो थोड़े बहुत पैसे मिले भी हैं, ये कितने दिन चलेंगे? तो इसलिए बेहतर ये है कि आप भी ये तरजीहात अपनी तब्दील करें। ठीक हो गया आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर जरका, ये बताएं, क्योंकि आपकी पार्टी के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत गिराने का होमवर्क मुकम्मल हो गया, फिर कब जा रही है पंजाब गवर्नमेंट आपकी? देखिए, गलत आदमी से आप सवाल कर रहे हैं। हम तो आपको बता रहे हैं कि होमवर्क कंप्लीट हो गया है। हम थोड़ी बताएंगे कि हुकूमत कब जाएगी। जिन्होंने जानी है वो बताएंगे ना। आप उनसे पहले खबर आपने ब्रेक किया कि होमवर्क कंप्लीट हो गया, जवाब दे सकें। क्या कंप्लीट हो गया जी? उनसे पहले ये खबर आपने पहुंचाई है। ये कहा है जी, जी, इसलिए
क्योंकि जिस किस्म के काम इस मुल्क में हो रहे हैं, बात वहीं वापस आ जाती है कि ये इंट्रीग्स की जो एक लंबी चौड़ी कहानी है, इसके ऊपर ये जो बंद कमरों की कहानी, पीछे से लोगों को, तो दिस इज रियली इमरान साहब, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। पाकिस्तान की अवाम को भी पता है, आपको भी पता है। मेरा ख्याल है हमें अब कंस्ट्रक्टिव बातों की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह इरशाद अहमद आरिफ साहब ने कहा है कि अब वक्त आ गया, अब वक्त ही आ गया, बहुत पहले से वक्त आया हुआ है कि जो अखराजात हैं उन पे कदगन लगे। इमरान खान साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे 1/4 पे ले गए थे और पूरी कोशिश की थी हर तरह से प्रोटोकॉल खत्म करने की, लेकिन जो आपकी जो एलीट का एक सेक्टर है ना, जो हर हुकूमत के साथ बात खत्म करने दिया करें प्लीज। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, हमारे पास सिर्फ लास्ट मिनट चल रहे हैं, वो मराहत नहीं छोड़ते। तो ये जो एक फस्तायत लोगों के दिमाग में है कि हम हुकूमत में आए और पैसे इकट्ठे करें, ठीक हो गया, खत्म होना पड़ेगा। आखिर में बिलाल किरानी साहब ये बताएं, पंजाब गवर्नमेंट कब गिरा रहे हैं फिर आप लोग? जी देखिए, ये एक अमल जारी है जी, पॉलिटिकल प्रोसेस है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। क्योंकि अभी तो पंजाब हुकूमत की जो हालत है, अब हम जब राजनपुर में गए, तोनसा में गए, सैलाब सदगान के पास मरियम नवाज शरीफ साहबा गई थी, मैं साथ था, तो यकीन करें पंजाब हुकूमत बिल्कुल वहाँ पे गायब थी जी। पीडीए का अमला गायब था और हर बंदा और शख्स वहाँ पे यही कह रहा था। तो हमारी कोशिश जारी है कि उनको किसी तरह चले सियासत से बालातर होकर उनसे कहें कम से कम ये काम तो करें। चूँकि हुकूमत तो पंजाब की, आज भी कोई अखबार में था कि 40 गाड़ियाँ जो हैं ख़रीदने में मसरूफ़ थी, आके यहाँ पे ऑस्टेरिटी के लेक्चर देते हैं। 4 साल के अंदर इनने 78% बिलाल साहब, आखिर में सिर्फ एक जुमले में अगर आप ये बता सकें कि गवर्नमेंट कैसे गिराएंगे, बस आखिरी जुमला। देखिए, ये अगेन ये हमारी पार्टी है, लीडरशिप है, कोalition पार्टनर्स हैं, वो सारे ऑप्शंस कानूनी आइन के अंदर है कि जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल किया। सेनेटर जरका हमारे साथ मौजूद थी, इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।